आइए दोस्तों, स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल एस के क्लासेज में। आज देखते हैं हम इतिहास को जानने के स्रोत। इतिहास का अभ्यास, इतिहास को जानने के स्रोत। इतिहास को जानने के कौन कौन से स्रोत है वो सब देखते हैं। इतिहास को जानने के कौन कौन से स्रोत हैं वो देखते हैं। ठीक, पुरातात्विक स्रोतों के बारे में हम जानकारी देंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखना, इसमें क्या बहुत सी चीज़ें ऐसी जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो ऐसा कंटेंट करवाया ये आप स्टेट पीसीएस दे लो, ऑल स्टेट पीसीएस दे लो, एसएससी दे लो, रेलवे दे लो, सारी एग्जाम का कवर किया है। मतलब पूरा पूरा निचोड़ है, मतलब इतिहास के पुरातत्व स्रोतों का। इस क्लास को देखने के बाद में आपको कहीं भी कोई से भी टीचर की कैसी भी क्लास देखने को ज़रूरत नहीं है। और मैं ये श्योर करता हूँ कि अगर ये क्लास पूरी देख ली तो आप कैसे भी इस चैप्टर से संबंधित कैसे भी टेस्ट हो, कैसे भी क्वेश्चन हो, 99% क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। बस शर्त ये है कि पूरी वीडियो देखनी है शुरू से लेकर लास्ट तक। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे लास्ट में देखने के बाद में, तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमारे चैनल को हमसे ऐसी वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें। बस हमको टाइम नहीं मिल पाता है तो हम वीडियो लाने के लिए 2 दिन लग जाता है। वीडियो मतलब कंटेंट क्रिएट करते हैं, फिर उसको देखते हैं, उसमें से जो भी चीज़ें होती है अच्छी अच्छी उनको देखते हैं। तो इसलिए पूरी वीडियो देखें और उसमें अभी आपको आगे पता चल जाएगा कि इस वीडियो के अंदर क्या क्या कवर किया हुआ है, क्या कवर नहीं किया हुआ। अब स्टार्ट करते हैं। तो प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत, तो कौन कौन से स्रोत है? पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों में कौन कौन सी चीजें ली गई? एक तो सिक्के लिए, सिक्के, एक अभिलेखों से जानकारी मिलती है, एक स्मारक भवन से जानकारी मिलती है, एक मूर्तियों से जानकारी मिलती है, एक चित्रकला से जानकारी मिलती है और एक अवशेष से। मतलब पुरातात्विक स्रोतों की जानकारी किन किन से मिलती है हमको? तो सिक्के, जैसे हाथ सिक्के हो गए, मृदभांड सिक्के हो गए, इनसे मिलती है। अभिलेख, अभिलेख कौन कौन से? जैसे घुसंडी अभिलेख है, ऐसे अभिलेख है। घुसंडी अभिलेख तो राजस्थान का है। ये कर्नल जेम्स टोडिस को क्या, एक मानमूरी अभिलेख है जो मानसेर का है। ठीक, ऐसे अभिलेख है, इनसे जानकारी मिलती है कि भारतीय पुरातत्व मतलब भारत में पहले क्या था क्या नहीं था। एक स्मारक भवन है, प्राचीन स्मारक भवन को देखने के बाद में, एक मूर्तियां, पहले की मूर्तियां देखने के बाद हमें यह पता लगता है कि हमारे भारत में क्या क्या था। एक चित्रकला, किसी की पेंटिंग हो तो पेंटिंग से हमें यह पता लगता है कि भारत में क्या क्या पेंटिंग की, कैसी पेंटिंग करते थे लोग, कैसे तरीके से चित्रकला का प्रदर्शन करते थे, और एक अवशेष मिले थे हमें। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब देखो इस वीडियो में हम, तो मैं बोल रहा था ना आपसे क्या है क्या नहीं है, तो इस वीडियो में अब देखते हैं हम क्या है क्या नहीं है। तो एक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत मतलब साहित्य स्रोतों के बारे में जानकारी। संस्कृत ग्रंथ, जिन संस्कृत ग्रंथों से जो जानकारी मिली है वो। विदेशी लेखक, अभी बता ही रहा था जैसे कर्नल जॉन स्टोर था वो राजस्थान में आया था, ऐसे ही विदेशी लेखक है हिंसोंग वगैरह जो आए थे, और उनके साहित्य। और लास्ट में क्या होगा कि इनका जो, इनसे पुरातात्विक स्रोतों से जो मेन मेन टॉपिक मिलेंगे उनका क्यूक रिवीजन हो जाएगा, और जो फैक्ट होगा उनका क्यूक रिवीजन हो जाएगा। और लगभग 30 से 40 के समथिंग इस चैप्टर से, मतलब एक ही टॉपिक है ये पुरातात्विक स्रोत, इससे 30 से 40 जो क्वेश्चन बनते हैं वन लाइनर फॉर्म में वो रिवीजन हो जाएंगे आपके। ठीक, ये इस वीडियो के अंदर पूरा कवर किया जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और फिर बताना वीडियो में कमेंट करके कि वीडियो कैसी है कैसी नहीं, तो और वीडियो लेंगे ऐसे। अब देखते हैं हम प्राचीनतम स्रोत। प्राचीनतम स्रोतों में क्या है कि प्राचीन इतिहास को जानने के लिए भारत में 2 प्रकार के स्रोतों की जानकारी, मुख्यतः 2 प्रकार के स्रोत, एक तो साहित्यिक स्रोत और एक पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत क्या है? साहित्यिक स्रोतों को भी आगे जाके 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य मतलब रिलीजियस लेटर, जिसमें किससे मिल जानकारी मिलती है? धर्म से संबंधित जानकारी मिलती है। ठीक, इसका इसमें क्या है? पहला है वेद। वेद इसका अर्थ होता है कि ज्ञान, पवित्र तथा आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जो संपूर्ण जानकारी मिलती है, संपूर्ण वैदिक इतिहास की जानकारी कोई वेद वेद में मिलती है। मतलब वेद में क्या मिलता है? वेद में मिलती है संपूर्ण जानकारी। किसकी जानकारी मिलती है संपूर्ण जानकारी? ज्ञान की।
ज्ञान की संपूर्ण जानकारी मिलती है वेद के अंदर। और वेदों की संख्या क्या बताई गई है, जैसे आपको पता है, पहला है ऋग्वेद, फिर यजुर सोमवेद, तीसरा यजुर्वेद, और फोर्थ नंबर का अथर्ववेद। अब इन तीनों को क्या कहा जाता है, इनको वेद त्रयी कहा जाता है। ठीक। और ये अथर्ववेद। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं वेदांग। वेदांग क्या, वेदांग पहले वेद देखिए फिर वेदांग। वेदांग क्या है, इनमें वेदों की संख्या को सरल ढंग से समझा जा सकता है, सरल से समझा जा सकता है। इनकी संख्या 6: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो आपने अभी देखा था कि जो क्या है वो वेद, वेदों को हम आगे डिटेल में देखेंगे कि पूरे अलग अलग देखेंगे, जैसे कि ऋग्वेद क्या है, अथर्ववेद क्या है, यजुर्वेद क्या है, ये सब हमको डिटेल में देखेंगे आगे चल के। ठीक। अभी तो ये देखो कि व्याकरण, वेदांग क्या, वेदांग 6 प्रकार से, इन्हें सही ढंग से 6 प्रकार से किया जाता है। इनकी संख्या 6: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ठीक। ब्रह्मांड ग्रंथ मतलब ऐसे ग्रंथ जिनकी उत्पत्ति वेदों से हुई है, तो वेदों के गद्य के रूप में की गई सरल व्याख्या को ब्रह्मांड ग्रंथ कहा गया। मतलब जैसे 2 प्रकार के होते हैं वेद, कितने, 2 प्रकार के होते हैं वेद। एक तो होता है गद्य, एक होता है पद्य। ठीक। जिनकी वेदों की गद्य रूप में जिनकी व्याख्या की गई, सरल व्याख्या की गई है, उनको वेदांग ब्रह्मांड ग्रंथ कहा जाता है। तो गद्य में क्या आते हैं, गद्य में आते हैं गद्यांश, और पद्य में आते हैं पद्यांश। ठीक। आरण्य क्या है, आरण्य का मतलब ही क्या होता है, आरण्य का मतलब ही जंगल होता है। आरण्य का मतलब वन या जंगल। ठीक। तो आरण्य क्या है, इसकी रचना जंगलों में की गई थी। इसे ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम हिस्सा माना जाता है, ब्रह्मांड ग्रंथ का अंतिम हिस्सा माना जाता है, जिसमें ज्ञान एवं चिंतन की प्रधानता है। ज्ञान एवं चिंतन की प्रधानता, अरण्य का मतलब ही जंगल होता है। ठीक। अरण्य का मतलब ही जंगल होता है, और उसमें क्या है, ज्ञान तथा ज्ञान की और चिंतन की प्रधानता मानी गई है। ज्ञान तथा चिंतन की प्रधानता मानी गई है। ठीक। और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, अब इनकी संख्या कितनी गई है, वेदों वेदों की संख्या कितनी मानी गई है, 106 मानी गई है। भारतीय राष्ट्रीय आदर्श वाक्य, आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते का, ये इस पे यहाँ पे ये सत्यमेव जयते। ठीक। सत्यमेव जयते किससे लिया गया, मुंडोपनिषद से लिया गया सत्यमेव जयते। और इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना किससे की गई, यज्ञ की तुलना किससे की गई, यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है। कृष्ण, श्री कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख, मतलब श्री कृष्ण जो भगवान है उनका सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है, छांदोग्य उपनिषद से मिलता है। तो उपनिषदों से तत्कालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति की जानकारी मिलती है। ठीक। किस किस की जानकारी मिलती है उपनिषदों से, हमें किस किस की जानकारी मिलती है, उपनिषदों से हमें मिलती है राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक स्थिति की जानकारी हमें मिलती है। ये क्या है, महाकाव्य। महाकाव्य कौन से, महाकाव्य दो है, महाकाव्य कौन से, दो है, एक तो रामायण, एक महाभारत। ठीक। दोनों को हम डिटेल में देखते हैं। रामायण एवं महाभारत दो प्राचीनतम महाकाव्य। ठीक। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर इनकी रचना काल 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी ईस्वी के बीच में मानी जाती है। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी ईस्वी के बीच में मानी जाती है। रामायण, रामायण के रचनाकार कौन है, महर्षि वाल्मीकि, जिन्होंने संस्कृत भाषा में लिखे। इसमें कुल 24,000 महाकाव्य, 24,000 श्लोक। तत्कालीन भारत में राजनीतिक, तत्कालीन एवं सामाजिक सुधार की स्थिति की जानकारी मिलती है इसके अंदर। रामायण के रचयिता कौन है, इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है जो पूछे जा सकते, रामायण। अब रामायण के एक तो रचयिता, तो रचयिता कौन है, महर्षि वाल्मीकि। ठीक। महर्षि वाल्मीकि इसके रचयिता हो गए। और इसमें जो ग्रंथों की संख्या है, श्लोक, श्लोक सॉरी, श्लोक कितने, 24,000 ना। और इसकी भाषा कौन सी है, भाषा है संस्कृत। ठीक। ये पूरे मतलब इस पैराग्राफ में पूरे का सार ये है। और इसमें किस किस की जानकारी मिलती है, राजनीतिक, सामाजिक एवं
धार्मिक जानकारी मिलती है। अब महाभारत, महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता है महाभारत का पुराना नाम। इसके रचनाकार कौन है? महर्षि वेदव्यास है। इसमें श्लोकों की मूल संख्या 88 थी, 8800 थी, जो वर्तमान में कुल संख्या 1 लाख है। इसमें कुल तो 18 पर्व है, 18 पर्व मतलब 18 पद्यांश से 18 भाग है, मतलब इसके मतलब कुल मिला के बात ये है। अब इसमें महाभारत, अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि महाभारत का इसका प्राचीनतम नाम क्या है? ये कोई ये पूछ ले, क्वेश्चन ये आया हुआ है एसएससी के अंदर। प्राचीनतम नाम क्या है इसका? जय संहिता। जय संहिता प्राचीनतम नाम है, ठीक है। इसके रचनाकार ये भी आया हुआ है, रचनाकार क्या? वेद व्यास, ठीक। श्रीमद् भगवत श्रीमद् भागवत गीता भीष्म पर्व से संबंधित है। महाभारत युद्ध में 950 ईसा पूर्व से लड़ा गया था। महाभारत का युद्ध कब लड़ा गया था? 950 ईसा पूर्व से लड़ा गया था। यह युद्ध कितने दिन तक चला था? 18 दिन तक चला था। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, मतलब विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य, सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत, ठीक। ये 5 वेद रूप पुराण, इसे पंचम वेद भी कहा जाता है। पुराण को पुराण क्या है? पुराण को पंचम वेद भी कहा जाता है। ये पुराण आ गया, ये यहाँ से यार इसको हटा दो मैंने से, ये पुराण का पंचम वेद है, ठीक है। लोमहर्ष, पुराणों की रचना किसने की थी? पुराणों की रचना की थी लोमहर्ष तथा उसके पुत्र ओग्रवास उर्वशा ने। पुराणों को संकलन करता माना जाता है। सब पुराणों की संख्या 18 है। मुख्य रूप से प्राचीनतम शासकों की वंशावली का विवरण इसमें मिलता है। पुराणों में क्या मिलता है? पुराणों में क्या मिलता है इसमें? पुराणों में मिलता है जो राजा महाराजा उनकी वंशावली, वंशावली के बारे में जानकारी मिलती है पुराणों से, ठीक। पुराणों में सर्वाधिक प्राचीनता प्रमाणिक मत्स्य पुराण है। पुराणों में भी सबसे पुराना कौन सा? सबसे प्राचीनतम पुराण, तो सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण, ठीक। मत्स्य पुराण है सबसे प्राचीनतम पुराण, ठीक। इसमें सातवाहन वंश से संबंधित है। और ये किस वंश से संबंधित है? सातवाहन वंश, सातवाहन वंश से संबंधित है। विष्णु पुराण से मौर्य वंश एवं वायु पुराण से गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। अब आ जाता है बौद्ध साहित्य। अगला अगला क्या है? जैसा धर्म ग्रंथ है जिसमें साहित्यिक जानकारी मिलती है, वो बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य को मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित किया गया है: जातक, त्रिपिटक, पाली तथा संस्कृत, ठीक है। जातक क्या है? जातक यह बुद्ध का एक पवित्र ग्रंथ है जिसमें 550 कथाओं से संग्रहित है। इसमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां वर्णित है। मतलब पूर्व जन्म की कहानी किसमें मिलेगी? महात्मा बुद्ध से। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जामों के अंदर। एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी किसमें मिलती है? तो ये मतलब ये मिलती, ये भी आया हुआ है कि बुद्ध साहित्य कौन कौन से, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए वो पूछे गए। एक तो ये पूछा गया कि बौद्ध साहित्य की जानकारी कौन कौन से, मतलब बौद्ध साहित्य कौन कौन से है? तो जातक, त्रिपिटक, पाली, संस्कृत, ठीक। और एक ये आया हुआ है कि भगवान बुद्ध की जो पुनर्जन्म की कहानियां, पुनर्जन्म की कहानियां कहाँ वर्णित है? वे वर्णित है जातक के अंदर। और अजंता में चित्रकाली की कथा जातक की कहानियों को दर्शाती है। त्रिपिटक, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है त्रिपिटक से संबंधित। त्रिपिटक की मूल भाषा क्या है? संस्कृत भाषा है। और त्रिपिटक कौन कौन से? सुत्पिटक, विनय पिटक एवं अधिगम पिटक है। और ये पाली क्या ग्रंथ है? प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखा गया? सबसे प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ है ये त्रिपिटक। ये कौन सी भाषा में लिखा गया? ये लिखा गया पाली भाषा में, पाली भाषा में लिखा गया। मिलियन पेंदो क्या? यूनानी नरेश मिंड्यार मिलिंद तब बौद्ध भिक्षु नरेश के बीच में वार्तालाप का वर्णन है। इसमें दीपांश श्रीलंका से सिंहलिंग इतिहास का प्रकाश डालने में ये पहला बौद्ध ग्रंथ है। इसमें बस ये नाम इम्पोर्टेंट है, नाम आया हुआ है एक बार कि ये नाम क्या है, ठीक है। महावंश, महावंश इसमें राजाओं की क्रमबद्ध जानकारी की सूची मिलती है। महावंश में क्या मिलती है? राजाओं की क्रमबद्ध जानकारी की सूची मिलती है। इसमें कौंडी, चोल, नरेश, विघटन की जानकारी भी मिलती है, ठीक। अब संस्कृत ग्रंथ वो देख लिया आपने, जैन ग्रंथ देख लिए, बौद्ध ग्रंथ देख लिए। और एक बार संस्कृत साहित्य से पहले एक बार सबका रिवीजन, फिर इसको देखते हैं इनका एक बार रिवीजन, ठीक।
और आपने क्या देख लिया, साहित्य स्रोत देख लिया, पुरातात्विक स्रोत देख लिया। अब संस्कृत ग्रंथ देखिए, संस्कृत ग्रंथ देखने से पहले इनके रिवीजन, टोटल क्या क्या रिवीजन में क्या क्या है, ठीक। तो पहले शुरू में देखो, प्राचीनतम इतिहास को जानने के दो स्रोत है, साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों को भी दो भागों में बांटा जाता है। उसमें पहला है धार्मिक स्रोत। धार्मिक स्रोतों में क्या है, पहले वेद। वेद का अर्थ क्या होता है, महत्तम ज्ञान। ज्ञान मतलब पवित्र एवं आध्यात्मिक ज्ञान, जैसे संपूर्ण वैदिक इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक। इनकी संख्या कितनी बताई गई है, चार बताई गई है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद ये क्या है, वेद त्रयी, और अथर्ववेद अलग है, ठीक। वेद की संपूर्ण जानकारी, वेद के अंदर क्या मिलता है, वेद के अंदर संपूर्ण जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है, ज्ञान की जानकारी मिलती है, ठीक। अगला नेक्स्ट क्या है, वेदांग। वेदांग क्या है, छह प्रकार के होते हैं, आपने देख लिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी के अंदर, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, 3 बार पूछ लिया ये एसएससी के अंदर, कि इसमें वेदों के सरल ढंग से समझा सकते, वेदों की संख्या कितनी है, वेदांग की संख्या कितनी है, 6। और ये दिए हुए नाम, ये नाम उस पूछा हुआ है एक बार। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद एवं ज्योतिष, ठीक। ब्रह्मांड ग्रंथ क्या, ऐसे वेदों को जिनको गद्य रूप में पढ़ा गया हो, गद्यांश के रूप में पढ़ा गया, उन्हें ब्रह्मांड ग्रंथ कहा गया। आरण्य, आरण्य का मतलब क्या होता है, ये पूछा गया एक बार। ये भी पूछा गया कि आरण्य का मतलब क्या होता है। आरण्य का मतलब क्या होता है, वन, ठीक। ये पूछा गया है, आरण्य का अर्थ क्या है, वन, वन, ठीक। जिसकी रचना जंगलों में की गई थी, ब्रह्मांड ग्रंथ कहते थे, अंतिम हिस्सा माना जाता है, जिसमें वेदों का ज्ञान तथा चिंतन की प्रधानता मिलती है, ठीक। अब इनकी संख्या, वेदांगों की संख्या कितनी है, वेदांगों की संख्या कुल 108 है, ठीक है। और भारत का राष्ट्रीय वाक्य, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य कौन सा, सत्यमेव जयते, जो किससे लिया गया है, मुंडो, मुंडो उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। इस उपनिषद में यज्ञ की तुलना किससे की गई है, मुंडो उपनिषद में यज्ञ की तुलना किससे की गई है, वह यज्ञ की तुलना एक टूटी हुई नाव से की गई है। यज्ञ की तुलना किससे की गई है, टूटी हुई नाव से की गई है, ठीक। श्री कृष्ण सब, श्री कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख, श्री कृष्ण भगवान का जो सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है, वो छंदोक उपनिषद से मिलता है, ठीक। और उपनिषदों से तत्कालीन, उपनिषदों से क्या क्या मिलता है, उपनिषदों से क्या क्या मिलता है, तो उपनिषदों से हमें क्या मिलता है, क्या नहीं, उपनिषदों से हमें ये मिलता है, इसकी सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक स्थिति की जानकारी मिलती है। अब महाकाव्य, महाकाव्य कौन कौन से, महाकाव्य दो है, एक तो महाभारत है, एक रामायण है, ठीक है। महाभारत के साक्षात, अब महाभारत के उपलक्ष्यों में इनके साक्षात, इनकी रचना कब की गई है, इनकी रचना की गई 4वीं शताब्दी से, तो ईसा पूर्व से, और 4वीं शताब्दी ईस्वी के बीच में माना जाता है। मतलब महाभारत है दो, एक तो रामायण, एक महाभारत, रामायण और एक महाभारत, दो महाकाव्य। इनकी रचना कब से कब मानी जाती है, इनकी रचना मानी जाती है 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 4वीं शताब्दी के बीच में इनकी रचना मानी जाती है, ठीक। अब रामायण में देखो, रामायण की क्या, रामायण की रचना किसने की थी, महर्षि वाल्मीकि ने की थी। इसमें क्या मिलते, संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, ठीक है। इसमें कुल 24,000 श्लोक मिलते हैं, और तत्कालीन भारत की राजनीतिक, धार्मिक तथा स्थिति के बारे में इसकी जानकारी मिलती है, ठीक। अब महाभारत, महाभारत का आरंभ नाम, महाभारत का मतलब प्राचीनतम नाम क्या था, ये क्वेश्चन पूछा गया एक बार, शायद 2018 में, 19 में पूछा गया, 19 में पूछा गया ये, मार्च में जो एग्जाम हुई थी, मार्च 2020 में हुई थी इसका एग्जाम, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, महाभारत का प्राचीनतम नाम क्या था, तो महाभारत का प्राचीनतम नाम था जयसंहिता। इसके रचनाकार, रचनाकार कौन थे, इसके रचनाकार थे महर्षि वेदव्यास, ठीक। महर्षि वेदव्यास इसके रचनाकार थे। और आरंभ में इसका नाम, इसका नाम था जय संहिता, और इसकी रचनाकार महर्षि वेदव्यास थे। इसमें प्रारंभ में मूल संख्या, इसकी श्लोकों की मूल संख्या 8800 थी, लेकिन वर्तमान में ये संख्या 1 लाख के समथिंग है। और इसमें कुल श्लोकों में, मतलब कुछ भाग, मतलब कितने भाग है इसके, इसके कुल भाग है 18 भाग, 18 भाग है, जिससे 18 पर्व माने जाते हैं। श्रीमद् भागवत गीता विष्णु पर्व से संबंधित है। अब ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ये शायद किसी स्टेट एग्जाम में आया हुआ है ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन किसी स्टेट एग्जाम में आया हुआ है कि श्रीमद् भागवत गीता से विष्णु किससे संबंधित है, विष्णु पर्व से संबंधित है भागवत गीता, विष्णु पर्व से संबंधित है, जिसमें महाभारत का युद्ध 950 ईसा पूर्व से लड़ा गया था। महाभारत का, इसमें बताया गया कि महाभारत का युद्ध कब लड़ा हुआ था, 950 ईसा पूर्व से लड़ा हुआ था, भागवत गीता में बताया गया है। और इसमें कितने दिन तक चला था, ये 18 दिन तक चला था। ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, इसमें 5 वेद,
मतलब पुराण, पंचवेद भी कहा गया है। रूप पुराण को पंचवेद भी कहा गया है। इसमें पांचवे वेद, इसके पांचवे वेद है, रूप पुराण भी कहा गया है। ठीक है, जैसे पंचवेद भी कहा गया है। ठीक, पुराण क्या है? पुराणों को पंचवेद, पांचवा वेद, पंचम वेद मतलब पुराण। जैसे पुराण होते हैं तो पुराणों को पांचवा वेद कहा गया है। इसमें इस पुराणों की रचना किसने की थी? पुराणों की रचना की थी लोमहर्ष तथा उसका पुत्र उर्वशा। पुराणों की रचना पुराणों की रचना किसने की थी? लोमहर्ष तथा उसका पुत्र उग्रसेन ने। ठीक, पुराणों के संकलनकर्ता माने जाते हैं। पुराणों की संख्या 18 है। प्राचीनतम, ये कि पुराण किसकी जानकारी देते हैं हमको? पुराण में प्राचीनतम शासकों की वंशावली की जानकारी देते हैं। पुराणों में सर्वाधिक प्राचीनतम एवं प्रारंभिक स्रोत कौन सा है? पुराण, जो पुराण है, पुराणों में सबसे प्राचीनतम एवं प्रमाणिक पुराण है कौन सा है? वो मत्स्य पुराण है। इस मत्स्य पुराण में किसकी जानकारी मिलती है? मत्स्य पुराण में हमें सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। ठीक, विष्णु पुराण से हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है तथा वायु पुराण से हमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। ठीक, पुराणों में सबसे अधिक प्राचीनतम एवं प्रमाणिक पुराण तो मत्स्य पुराण है। और मत्स्य पुराण के अंदर किसकी जानकारी मिलती है? सातवाहन वंश की। विष्णु पुराण से हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। वायु पुराण से हमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। ठीक, अब नेक्स्ट आ जाता है बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य क्या है? ये मूल रूप से चार भागों में विभाजित है। ठीक है, मूल रूप से बौद्ध साहित्य को चार भागों में विभाजित किया है: जातक, त्रिपिटक, पाली एवं संस्कृत। ठीक, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन एसएससी 2018 में आया हुआ है और एसएससी सीएचएसएल 2019 में आया हुआ है और ये शायद सीपीओ में अब 22 में आया हुआ है। क्वेश्चन 3 बार में पूछा जा चुका है कि बौद्ध साहित्य में जो चार भाग बांटे जाते हैं वो कौन कौन से? जातक, त्रिपिटक, पाली और संस्कृत। जातक क्या? जातक बौद्ध धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ है, बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। इसमें 550 कथाओं का संग्रह है। इसमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। अजंता की चित्रकारी जातक की कहानियां दर्शाती है। त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक की भाषा प्राकृतिक भाषा। ये 3 प्रकार के होते हैं: सुत्पिटक, विनयपिटक तथा अधिगम पिटक। और इनकी जो प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ की भाषा है वो पाली भाषा है। ठीक है, मिलिंद पनो क्या है कि यह बौद्ध ग्रंथ के यूनानी नरेश मिंडार से मिलिंद कहा गया एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच का वार्तालाप है, जिसमें द्वीप वंश श्रीलंका यानी सिंगल द्वीप के इतिहास का प्रकाश डालने के लिए यह पहला बौद्ध ग्रंथ है। मतलब ये क्वेश्चन आया हुआ, ये किसी स्टेट के एग्जाम में आया हुआ, शायद हरियाणा के एग्जाम में आया हुआ। यह क्वेश्चन आया हुआ था कि श्रीलंका पर जो श्रीलंका के इतिहास में किसकी जानकारी मिलती है? द्वीप वंश मतलब श्रीलंका के इतिहास के बारे में किसकी जानकारी मिलती है? ठीक, श्रीलंका के इतिहास के बारे में किससे जानकारी मिलती है? ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आया हुआ था। द्वीप वंश में श्रीलंका के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, प्रकाश डालने की जानकारी मिलती है, पहला के बौद्ध ग्रंथ है। ठीक, ये क्वेश्चन आया हुआ था। महावंशम क्या है? महावंशम तो हम्म, 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 ठीक, महावंशम क्या है? महावंशम क्रमबद्ध जो मगध वंश है, मगध वंश की महावंशम, इसमें मगध वंश के राजाओं की क्रमबद्ध सूची मिलती है। चूल वंश क्या है? चूल वंश में इसमें कैंडी तथा चोल साम्राज्य की जानकारी मिलती है। ठीक, तो अब इससे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो। वीडियो अब तक अच्छी लगी हो, यहाँ तक आप पहुँचे तो लाइक करो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक, अब इससे आगे देखते हैं संस्कृत का। यहाँ तक हमने रिवाइज कर दिया। मैं रिवाइज नहीं करता तो बहुत ज़्यादा कंटेंट हो जाता है, बीच बीच में आप भी परेशान हो जाते हो कि आगे तक कहाँ से पढ़ेंगे। मैं शॉर्ट एवं स्वीट तरीके से इसका रिविजन कर दिया, आगे कंटिन्यू करते हैं। संस्कृत ग्रंथ कौन कौन से, जिससे हमें वैदिक साहित्य की मतलब भारतीय पुरातत्व की जानकारी मिलती है? संस्कृत ग्रंथ जिनसे भारतीय पुरातत्व की जानकारी मिलती है। ठीक, जानकारी
मिलती है। अभी संस्कृत ग्रंथ कौन से लेख तो ललित विस्तार है, जिससे संस्कृत भाषा बौद्ध धर्म का पहला ग्रंथ है। संस्कृत भाषा में बौद्ध धर्म का पहला ग्रंथ, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। ये क्वेश्चन आया हुआ अभी राजस्थान में जो एग्जाम हुई थी रीट की, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था कि ललित विस्तार क्या है, जिसका भी थोड़े दिन पहले रिजल्ट आया है, 2-3 दिन पहले। उसका ये क्वेश्चन था कि संस्कृत भाषा का जो बौद्ध धर्म का पहला ग्रंथ है, ये संस्कृत भाषा में बौद्ध धर्म का पहला ग्रंथ है। दिव्य बदान, दिव्य बदान क्या है? शुंग वंश एवं मौर्य शासकों के विषय में वर्णन है। जैन साहित्य क्या है? जैन साहित्य प्राकृत एवं संस्कृत भाषा में है। इसे जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। आश्रय सूत्र क्या है? ये इसमें जैन भिक्षुओं के विधि निर्देश एवं आचार वर्णों विचारों का मतलब जो जैन भिक्षु थे उनके आचार विचारों का वर्णन मिलता है। ठीक। भगवती सूत्र क्या? भगवती सूत्र इसमें भगवान स्वामी महावीर स्वामी के जीवन एवं उनके अन्य समकालिकों के साथ में उनके संबंधों का विवरण मिलता है एवं 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि 16 महाजनपदों की जानकारी किससे मिलती है? तो भगवती सूत्र से 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। और जैन साहित्य प्राकृत एवं संस्कृत भाषा में इन्हें जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। ठीक। आगम कहा जाता है। ठीक। आचराक सूत्र जिसमें जैन भिक्षुओं के विधि निर्देश तथा उनके विचारों का वर्णन मिलता है। ठीक। अब जो प्रमुख दर्शन थे और उनके प्रवर्तक कौन कौन से थे? चाबार्क, चाबार की भौतिकवादिकता, उनका प्रवर्तक चाबार्क की था। सांख्य, सांख्य का मतलब योग। कपिल, योग, योग का प्रमुख दर्शन था। पतंजलि जिसे योग सूत्र कहा गया। न्याय का मतलब था गौतम, जिसे न्याय सूत्र कहा गया। वैश्विक का मतलब था कर्णाद्य उन्मूलक। ठीक। पूर्व मीमांसा का मतलब जैमिनी, पूर्व मीमांसा का मतलब जैन भी, उत्तर मीमांसा का मतलब पाद पुराण या बाद सूत्र। ठीक। अब धर्मस्थ साहित्य में वो देख लिया। देखते हैं नॉन रिलीजियस मतलब धार्मिक देखे थे अब तक तो हमने क्या सीखे थे? धार्मिक। हमने कहा था कि साहित्यिक स्रोत को दो भागों में बांटा जाता है, एक तो धार्मिक स्रोत, एक तो पहला था धार्मिक साहित्य, ये पूरा हो गया, जिसे हम रिलीजियस कहते हैं। अब आ गया हमारा दूसरा पार्ट जिसमें हम नॉन रिलीजियस। ठीक। अधर्म मतलब धर्म से संबंधित नहीं हो, अधर्म तो नहीं बोल सकते, सॉरी, धर्म से संबंधित नहीं हो। ठीक। अब पहला आ जाता संगम साहित्य। इसमें क्या मिलता है? चोर, चेर एवं पांड्य वंश के उदय का वर्णन मिलता है। इसमें कविताओं की कुल संख्या 30,000 पंक्तियों में। कविताओं के दो मुख्य समूह थे, एक तो पोर्टेन कुंडलिकुलक था और दूसरा था पतुपातु। इसमें विभाजित किया गया। पहले समूह के बाद वाले समूह से पुराना है, पहला समूह बाद वाले समूह से पुराना है पहले का। तो मनुस्मृति, मनुस्मृति क्या है? ये सबसे प्राचीनतम प्रमाणिक ग्रंथ है। इसमें तत्कालीन भारतीय सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक स्थितियों की जानकारी मिलती है। अब मनुस्मृति क्या है? मनुस्मृति ये सबसे प्राचीनतम एवं प्रमाणिक वो है, सबसे प्राचीनतम एवं प्रमाणिक है। इसमें क्या मिलता है हमें? कि मनुस्मृति के अंदर हमें ये जानकारी मिलती है कि सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक बारे में हमें जानकारी मिलती है। संगम साहित्य से क्या मिलती है? संगम साहित्य से हमें मिलती है कि चोर, चेर, पांड्य राज्य का उद्गम मिलता है। चोर, चेर तथा पांड्य राज्य का उद्गम मिलता है। इसमें 30,000 पंक्तियां है। ठीक। मनुस्मृति से हमें सबसे प्राचीन प्रमाणिक स्रोत है। इससे तत्कालीन भारतीय की राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। मनुस्मृति में इसमें विवाह के 8 प्रकारों का उल्लेख है। ब्रह्मा विवाह, दैत्य विवाह, आर्य विवाह, प्रजापति विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह एवं पिशाच विवाह। और अनुलोम विवाह क्या है? कि उच्च वर्ग का पुरुष जब निम्न वर्ग की स्त्री के साथ में विवाह, शादी विवाह करता है तो उसे अनुलोम विवाह कहा जाता है। अनुलोम विवाह किसे कहा जाता है? जब उच्च वर्ग का पुरुष निम्न वर्ग की महिला के साथ में विवाह करता है। उच्च वर्ग का पुरुष जो निम्न वर्ग की महिला के साथ में विवाह करता है तो वह कैसा विवाह कहलाता है? अनुलोम विवाह कहलाता है। ठीक। प्रतिलोम विवाह किसे कहा जाता है? उच्च वर्ग की कन्या। विवाह दो प्रकार के, अनुलोम विवाह
प्रतिलोम विवाह। ठीक, अनुलोम विवाह में क्या कि उच्च वर्ग का पुरुष निम्न वर्ग की महिला के साथ में शादी करेगा तो वह अनुलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह किसे कहते हैं? उच्च वर्ग का कन्या, उच्च वर्ग की कन्या निम्न वर्ग के पुरुष के साथ में शादी करना चाहे, शादी करना प्रतिलोम विवाह कहलाता है। ठीक, नारद स्मृति क्या है कि इसमें गुप्त वंश के विषय की जानकारी मिलती है। नारद स्मृति में क्या अपनी क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन शायद सीरियल में आया हुआ, मुझे सीरियल की ज़्यादा क्वेश्चन याद है। सीरियल में आया हुआ है ये नारद स्मृति। इसमें क्या है कि गुप्त वंश के विषय की जानकारी मिलती है। और ये क्वेश्चन ये था इसमें कि गुप्त वंश के विषय की जानकारी कहाँ से मिलती है। ठीक, ये क्वेश्चन था इसमें और ये इसका आंसर था नारद स्मृति। और ऑप्शन में यही था, नारद स्मृति, मनुस्मृति, ये दो ऑप्शन तो याद है मेरे को। तीसरा ऑप्शन पता नहीं है, चौथा ऑप्शन ये था, इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो इसकी मिलती है गुप्त वंश से मिलती है, नारद स्मृति से मिलती है गुप्त वंश के विषय की जानकारी। ठीक, अर्थशास्त्र के लेखक क्या थे? आचार्य विष्णुगुप्त थे, जिसे कौटिल्य के द्वारा संस्कृत भाषा में रचित ग्रंथ भारतीय राजनीति का पहला भारतीय ग्रंथ माना जाता है। इसमें 6000 श्लोकों से पूर्ण मौर्यकालीन तथा राजनीतिक, आर्थिक एवं स्थितियों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक, मुद्रा राक्षस क्या है? मुद्रा राक्षस विशाख गुप्त के द्वारा रचित इस नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य तथा उसके गुरु चाणक्य मालग्रम कालिदास के द्वारा रचित इस ग्रंथ में पुष्यमित्र शुंग एवं उसके पुत्र अग्निमित्र के समय की राजनीतिक तथा शुंग के यवन शासकों का वर्णन है। मतलब मुद्रा राक्षस किसका? पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अभी आया हुआ है, ये क्वेश्चन अभी आया हुआ सीरियल 2023 3 2 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट। ठीक, उसमें था ये क्वेश्चन 22 वाला 2022 में हुआ था। उसके थे मुद्रा राक्षस किसके? विशाख दत्त के द्वारा रचित। यही क्वेश्चन था, बस पुस्तकें दी हुई थी और उनका नाम दिया हुआ था। तो मुद्रा राक्षस किसकी है? विशाख दत्त की रचित नाटक है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य तथा उसके शिष्य का कालिदास के द्वारा रचित एक ग्रंथ है, जिसमें पुष्यमित्र शुंग एवं उसके पुत्र अग्निमित्र के बारे में राजनीतिक स्थिति एवं शुंग वंश के यवन शासकों का वर्णन मिलता है। हर्षचरित्र क्या है? हर्षचरित्र सम्राट हर्ष के राजकवि बाणभट्ट के द्वारा लिखित एक ग्रंथ है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ है। सम्राट हर्ष के राजकवि बाणभट्ट के द्वारा रचित ग्रंथ है। इसमें तत्कालीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। स्वप्न बादासंत क्या है? महाकवि भाष्य के द्वारा लिखी गई एक रचित ग्रंथ है, जिसमें वत्सराज अध्ययन एवं चंद्र प्रद्योत के संबंधों का उल्लेख है। इसमें नंद वंश के पतन के बारे में जानकारी मिलती है, नंद वंश के पतन के बारे में जानकारी मिलती है इसमें। ठीक, नेक्स्ट राजतरंगिणी, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ऑथेंटिक मैटर ऑथेंटिक बुक से लिया हुआ है, मैंने ये तो लिया है ऑथेंटिक बुक से लिया हुआ है, पूरा कंटेंट ये ऑथेंटिक बुक से लिया हुआ है। एक भी ऐसी बुक नहीं है, ये कंटेंट 2 बुकों से लिया, तीन बुकों से लिया गया कंटेंट है ये ना, 3 बुक से लिया गया है। पहली मनोहर पांडे, दूसरी लूसेंट और तीसरी एनसीईआरटी। 3 बुक से लिया गया कंटेंट है ये, और तीनों ही ऑथेंटिक बुक है। तो ये तो आपको 3 बुक, या तो आप 3 बुक पढ़ लो या फिर इस कंटेंट को पढ़ लो, बराबर है। मतलब पूरा निचोड़ इतनी बुकों का जितना मैंने पढ़ा है पिछले 3-4 सालों में, वो सब इसके अंदर है। राजतरंगिणी क्या है? राजतरंगिणी कल्लड़ के द्वारा लिखित है। और इस ग्रंथ राजतरंगिणी का संबंध किससे? इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। भारतीय इतिहास का प्रथम एवं प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। कश्मीर के संबंधित इतिहास, इस पुस्तक में कश्मीर से संबंधित इतिहास के बारे में मिलती है। कल्लड़ के द्वारा रचित इस संस्कृत पुस्तक में
राजतरंगिणी में मिलती है, कल्लड़ के द्वारा लिखी गई। मृच्छकटिकम किसके द्वारा लिखी गई? शूद्रक के द्वारा। SSC 2023। प्री मृच्छकटिकम किसके द्वारा लिखी गई? शूद्रक के द्वारा रचित पुस्तक है। इस नाटक में गुप्तकालीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। विक्रमादित्य चरित्र क्या? कश्मीर कवि बल्लड़ के द्वारा रचित इस ग्रंथ में चालुक्य राजवंश की विशेषकर विक्रमादित्य पंचम की जानकारी मिलती है। कीर्ति कौमुदी सोमेश्वर के द्वारा रचित चालुक्य वंश इतिहास की जानकारी मिलती है। और अभिनंदी सुंदरम ये क्या? महाकवि दंडी के द्वारा रचित इस ग्रंथ में दक्षिणी भारत के पल्लवों के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अब देखो ये पुस्तक है और इससे संबंधित ये रचनाकार है। ये कब किस काल में लिखी गई थी? ये है। इतना कॉन्टेंट आपको एक जगह कहाँ मिलेगा ये बताता हूँ मेरे को पहले तो अष्टदाई का लेखक क्या है? अष्टदाई किसके द्वारा लिखी गई है? पाणिनि के द्वारा लिखी गई। कब लिखी गई? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व लिखी गई है। रामायण किसके द्वारा लिखी गई? वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई। ये कब लिखी गई? 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व। महाभारत किसके द्वारा लिखी गई है? वेद व्यास के द्वारा लिखी गई। ये कब लिखी गई? 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई? अर्थशास्त्र चाणक्य के द्वारा लिखी गई। ये कब लिखी गई थी? 3री शताब्दी ईसा पूर्व। इंडिका किसके द्वारा लिखी गई है? इंडिका लिखी गई है मेघनास्तीज के द्वारा। मेघनास्तीज के द्वारा कब लिखी गई थी? ये चंद्रगुप्त मौर्य के काल में लिखी गई थी, जिसे मौर्य काल कहा जाता है। पंचतंत्र कब लिखा गया? पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया? विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया। ये कब लिखा गया था? 2री शताब्दी के ईसा पूर्व में। महाभाष्य किसके द्वारा लिखी गई है? महाभाष्य पतंजलि के द्वारा लिखी गई है। कब लिखी गई थी? 2री शताब्दी के ईसा पूर्व में। सप्तसारिका सूत्र किसके द्वारा लिखी गई? नागार्जुन के द्वारा लिखी गई। ये कब लिखी गई थी? कनिष्क के काल में लिखी गई थी। बुद्ध चरित्र अश्वघोष के द्वारा कनिष्क के काल में लिखी गई थी। स्वप्नदरिता अश्वघोष के द्वारा लिखी गई थी। ये भी कनिष्क के काल में लिखी गई थी। कामसूत्र ये बादशाह के द्वारा लिखी गई थी। और स्वप्न ये सौंदर्य नंदन अश्वघोष के द्वारा लिखी गई थी, कनिष्क के काल में लिखी गई थी। स्वप्न वास्ता ये भास के द्वारा लिखी गई थी, गुप्त काल में लिखी गई थी। गुप्त काल में 300 ईस्वी में लिखी गई थी। ठीक। कामसूत्र बादशाह के द्वारा लिखी गई थी। ये गुप्त काल में लिखी गई थी, 300 ईस्वी में लिखी गई थी। कुमार संभव इसके द्वारा रचित ग्रंथ है। कुमार संगम अभिज्ञान शाकुंतलम विक्रमादेव मेघदूत रघुवंश और मार्गवम ये सब कुछ लिखा गया एक ही वैज्ञानिक आदमी, ऐसा इंसान जो जिस पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था उसकी डाली को काट रहा था। लेकिन बाद में उसको जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो इसने इतने संस्कृत के इतने बड़े बड़े ग्रंथ जैसे कुमार सभ्यम अभिज्ञान शाकुंतलम विक्रमोत्सवम मेघदूत और रघुवंश और मार्गवम ये सब लिखे थे। ये लिखे थे कालिदास जी महाराज ने। कब लिखे थे? गुप्त काल में लिखे हुए थे। और नाट्यशास्त्र किसने लिखा था? नाट्यशास्त्र भरतमुनि, जिसमें क्या मिलता है? जिसमें भरतनाट्यम का वो मिलता है। ठीक, नाट्यशास्त्र में। और ये किसमें कब लिखा गया था? ये गुप्त काल में लिखा गया था। महाविवाह शास्त्र ये लिखा गया था वसुमित्र के द्वारा। ये कनिष्क के काल में लिखा गया। देवी चंद्रगुप्तम ये विशाखदत्त के द्वारा लिखा गया। ये भी गुप्त काल में लिखा गया था। मृच्छकटिकम शूद्रक के द्वारा लिखा गया था। ये भी गुप्त काल में लिखा गया था। सूर्य सिद्धांतम आर्यभट्ट के द्वारा लिखा गया था, गुप्त काल में लिखा गया था। वत्स संहिता 12 मई के द्वारा लिखा गया था, ये गुप्त काल में लिखा गया था। कथा साहित्य शरत ये सोमदेव के द्वारा लिखा गया था, ये भी गुप्त काल में लिखा गया था। ठीक, तो हम नेक्स्ट देखते हैं। अब विदेशी लेखक है वो उनके साहित्य स्रोत, जिसमें अब तक हम संस्कृत साहित्य को देखते हैं। विदेशी लेखक देखने से पहले संस्कृत ग्रंथ। ठीक, संस्कृत ग्रंथ में पहला ललित प्रस्ता संस्कृत भाषा का बौद्ध धर्म का पहला ग्रंथ। ठीक, दिव्यावंश इसमें शुंग वंश मौर्य वंश का विषय का वर्णन मिलता है। जैन साहित्य क्या है? इसमें प्राकृतिक एवं संस्कृत भाषा में इससे हम आगम कहते हैं। आचार्य सूत्र क्या? जैन भिक्षुओं के द्वारा निधि तथा निषेध आचार विचारों का वर्णन है। जैन भिक्षुओं के जो निषेध विधि निषेध का जो आचार विचार था उनका वर्णन है। भगवती सूत्र इसमें महावीर स्वामी का जन्म है। इसमें एवं समकालीन उनकी
संबंधों का विवरण है। 16 महाजनपदों की जानकारी किससे मिलती है? ये क्वेश्चन आया हुआ भगवती सूत्र से मिलती है। ठीक। और प्रमुख दर्शन तथा उनसे संबंधित प्रवर्तक कौन कौन से? चावार्क से संबंधित कौन सा? चावार्क। सांख्य से संबंधित कपिल। योग से संबंधित पतंजलि। न्याय से संबंधित गौतम। वैश्विक से संबंधित कर्णाद उन्मूलक। पूर्व मीमांसा से संबंधित जैमिनी। उत्तर मीमांसा से संबंधित बादरायण या पाठ्यसूत्र। ठीक। धर्म साहित्य मतलब वो तो धार्मिक साहित्य थे, अब नॉन धार्मिक साहित्य, परमेतर साहित्य। संगम साहित्य, संगम साहित्य से किसकी की जानकारी मिलती है हमें? चोर की, चेर की, पांड्य वंश के राज्यों के उदय वर्णन के, मतलब चोर चेर और पांड्य के राज्य का उदय वर्णन हुआ था, उसकी जानकारी हमें संगम साहित्य से मिलती है। उस संगम साहित्य के अंदर कुल 30,000 प्रकार, तो 30,000 पंक्तियों में ये 2 कविताओं का संपूर्ण लिखा गया था। ठीक है। इनमें पहला समूह दूसरे समूह से पुराना है। ठीक है। मनुस्मृति क्या है? मनुस्मृति सबसे प्राचीनतम एवं प्रमाणिक स्रोत है। इसमें राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। इस मनुस्मृति में यह बताया गया कि विवाह के 8 प्रकार, जैसे ब्रह्मा विवाह, देव ब्रह्मा, आर्य, प्रजापंत, गंधर्व, असुर, राक्षस, पिशाच, नोट, अनुलोम विवाह, पैसाच। अब इसमें नोट है जो मतलब नेक्स्ट लाइन में था, लेकिन स्लाइड की मुझे जगह कम होनी वजह से मैंने इसी में लिख दिया। तो ये नोट था कि अनुलोम विवाह किसे कहते हैं? जो उच्च वर्ग का पुरुष निम्न वर्ग की महिला के साथ में शादी करता है, तो वह अनुलोम विवाह कहलाता है। दूसरा है प्रतिलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह क्या है कि जब निम्न वर्ग का पुरुष उच्च वर्ग की महिला, निम्न उच्च वर्ग की तो महिला हो, तो उच्च वर्ग की कन्या और निम्न वर्ग का पुरुष से शादी करे तो वह कहलाता है प्रतिलोम। प्रतिलोम विवाह। नारद स्मृति क्या है? नारद स्मृति क्या है? इसमें गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र चाणक्य द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। अर्थशास्त्र विष्णुगुप्त कहते हैं, जिसे कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। इसमें यह पहला राजनीतिक भारतीय संस्कृत का पहला भारतीय ग्रंथ माना जाता है। इसमें कुल 6,000 श्लोकों का मौर्यकालीन वर्णन मिलता है। इसमें धार्मिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। मुद्रा राक्षस क्या? मुद्रा राक्षस क्या? चंद्रगुप्त मौर्य तथा उनके गुरु कालिदास के द्वारा रचित ग्रंथ जिससे पुष्पत्र शुभ की जानकारी मिलती है। हर्ष चरित्र में क्या? सम्राट हर्ष के राज कवि बाण भट्ट के द्वारा रचित इस ग्रंथ के हर्ष के जीवन का तत्कालीन भारतीय इतिहास के बारे में विषय बोलता है। स्वतंत्रता किसके द्वारा लिखी गई? महाकवि भास के द्वारा लिखी गई तथा उस ग्रंथ में किसका वर्णन मिलता है? वत्सराज उद्यान एवं उसके प्रचंडों के संबंधों के बारे में जानकारी मिलती है। और इस ग्रंथ के द्वारा नंद वंश के पतन एवं मौर्य वंश की स्थापना के बारे में जानकारी, इस वंश में क्या मिलता है? नंद वंश का तो पतन मिलता है, मौर्य वंश की स्थापना के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक। राजतरंगिणी, राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई? राजतरंगिणी भाई साहब कल्लर के द्वारा लिखी गई। इसमें क्या मिलता है कि जम्मू कश्मीर के इतिहास का वृत्तांत मिलता है, और ये एक प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक। मृच्छकटिकम शूद्रक के द्वारा, ये भी इंपॉर्टेंट, शूद्रक के द्वारा लिखी गई। इस नाटक में गुप्तकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। विक्रमोदेव चरित्र, विक्रमोदेव चरित्र कश्मीर कवि बंदर के द्वारा रचित लिखी गई चालुक्य राजवंश को विशेषकर विक्रमादित्य चरित्र के बारे में मिलती है। कीर्ति सम्मान के बारे में मिलती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये मेरे को याद नहीं आया आया किसमें कीर्ति संबंधी जानकारी। ये आया हुआ है कहीं ना कहीं, ये मेरे को याद नहीं है किसमें आया हुआ। ये सोमेश्वर के द्वारा रचित काव्य, सोमेश्वर के द्वारा रचित, सोमेश्वर के द्वारा रचित काव्य से चालुक्य वंश इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक। अति सुंदरम कथा, अति सुंदरी कथा, तो इसके बारे में क्या मिलती है? महाकवि दंडी के द्वारा रचित ये ग्रंथ है। इसमें दक्षिणी भारत के पल्लवों के बारे में जानकारी मिलती है। अब ये ग्रंथ और इससे संबंधित प्रश्नकार आप एक बार देख लो। मैं पानी पी के आता हूँ, 2 मिनट पानी लेके आता हूँ। ठीक है, मेरे को प्यास लग रही है बहुत तेज।
लिया हुआ अब तक। इसमें मैं बढ़ता हूँ, देखो अष्टधाई के लेखक पाणिनि, कब लिखी गई? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। रामायण वाल्मीकि ने द्वारा लिखी गई थी। महाभारत वेद व्यास जी के द्वारा लिखी गई थी। अर्थशास्त्र चाणक्य के द्वारा लिखी गई थी। इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई थी। पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा थी। महाभाष्य पतंजलि के द्वारा लिखी गई थी। शारीरिक सूत्र नागार्जुन के द्वारा लिखी गई थी। बुद्ध चरित्र अश्वघोष के द्वारा लिखी गई थी। सौंदर्य सानंद अश्वघोष के द्वारा लिखी गई थी। स्वप्न सूत्र महाभाष्य व्यास के द्वारा लिखी गई थी। काम सूत्र बादशाह के द्वारा लिखी गई थी। कुमार संभव कालिदास के द्वारा लिखी गई थी। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास के द्वारा लिखी गई थी। विक्रमोर्वशीय कालिदास के द्वारा लिखी गई थी। मेघदूत लिखी गई थी। रघुवंश कालिदास के द्वारा लिखी गई थी। महाभारत प्रमाण कालिदास के द्वारा लिखी गई थी। नाट्यशास्त्र भरतमुनि के द्वारा लिखा गया था। महावेश्य वसुमित्र के द्वारा लिखा गया था। देवी चंद्र विशाखदत्त के द्वारा लिखी, मृच्छकटिकम शूद्रक के द्वारा लिखी गई थी। सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। बाईस बस साहित्य बारहबरी के द्वारा लिखी गई थी। कथा साहित्य सोमवंत के द्वारा लिखी थी। ऐसे देख कितनी जल्दी कर दिया। आपको जब तक टाइम दिया था पहले देखने के लिए, मैंने पानी पी के गया तो आपने देखा हुआ तो जल्दी में कर दिया मैंने, नहीं तो धीरे धीरे देख लेना आप। आपके हिसाब से इसको, वीडियो में टाइम भी है उसमें, तो पढ़ लेना आप एक बार इसमें, उसको पढ़ आप रीड कर लेना इसके बाद, ठीक है। अब विदेशी लेखक है उनके साहित्य यहाँ से चालू है। विदेश मतलब भारत में जो विदेशी आए थे उनसे संबंधित कौन कौन से, तो पहला है हमारे हेरोडोट्स। हेरोडोट्स को इतिहास का पिता कहा जाता है। और अब तक आपने वीडियो लाइक नहीं की हो तो भाई वीडियो को लाइक कर दो, मेरा मनोबल बढ़ाओ, लाइक कर दो, चैनल को शेयर कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो साथ में, ठीक। और कमेंट करके बताओ कि ये आपको कंटेंट कैसा लगा। मैंने 3 बुक्स से लिया, 3 बुक्स आपको बता दी, ऑथेंटिक बुक है तीनों की तीनों की, एक भी बुक कम नहीं है। एनसीईआरटी ये रामबाण है सबका, इससे भी लिया है कंटेंट। बुक मैंने आपको पहले बता चुका हूँ बुकों के बारे में, तो कौन कौन सी बुक से लिया हुआ है कंटेंट। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छी लगी हुई तो। अब देखते हैं हेरोडोट्स। हेरोडोट्स को इतिहास के पिता के नाम से जाना जाता है और उसने किस हिस्टोरी का नामक पुस्तक की रचना की है। हेरोडोट्स ने किसकी रचना की? हिस्टोरी का नाम से। हेरोडोट्स हिस्टोरी का है, याद कर लेना। हेरोडोट्स ने हिस्टोरी का नामक पुस्तक की रचना की थी। यह भारत तथा ईरान ने पारस के बीच में आपसी संबंधों का वर्णन करता है। मेगनास्टस किसके शासनकाल में आया? ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और इसके द्वारा रचित इंडिका नामक पुस्तक मौर्यकालीन नगर के प्रशासन की कृषि का वर्णन मिलता है। सॉरी, एक आया था डायमेक्स। डायमेक्स में क्या था? सीरिया नरेश एंटिकोस का राजदूत था, बिंदुसार के दरबार में आया था। डायनोसिक्स क्या? डायनोसिक्स ये मिस्र नरेश टोलमी इंग्लैंड का राजदूत था जो दरबारी कवि, जो दरबार में आया हुआ था, ठीक। पिल्ली क्या है? पिल्ली 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 ने लिखी हुई थी नेचुरल हिस्ट्री का। ये क्वेश्चन आया हुआ है, पिल्ली का क्वेश्चन आया हुआ है भाई, इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। लास्ट स्लाइड में देखो, लास्ट स्लाइड में इंपॉर्टेंट बता देता हूँ मैं आपको। हेरोडोट्स, मेगनास्तुस, डायमैक्स, मतलब मैंने ऐसी चीज़ें ली नहीं जो इम्पोर्टेंट हो, इम्पोर्टेंट नहीं हो, ऐसी चीज़ ली नहीं, सॉरी ऐसी चीज़ ली नहीं जो इम्पोर्टेंट नहीं हो। मतलब ऐसी चीज़ लिए तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी एग्जाम में आई हुई है, आएंगे क्वेश्चन, इनसे ही बनेंगे। इनसे बाहर अगर आपने ये पूरी चीज़ देख ली तो आपको इनसे बाहर कोई चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और इस चैप्टर से संबंधित 99% पूरे यूट्यूब पे बोल रहा हूँ, 99% नया यूट्यूबर हूँ, नया हूँ, 2 वीडियो अपलोड की हुई है पहले, मतलब न्यू हूँ, लेकिन ये बोल रहा हूँ पूरे इससे टक्कर का कहीं भी नहीं है। कोई भी इससे संबंधित, कोई से इससे ज़्यादा नहीं पढ़ा सकता, कोई भी इसके टक्कर का कंटेंट कोई भी नहीं दे सकता, ठीक। इतना पूरी श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ, ठीक। पिल्ली क्या? पिल्ली ने क्या लिखी हुआ? पिल्ली ने लिखी हुई थी नेचुरल हिस्ट्री, जिसने हिस्टोरी का नाम पुस्तक में की हुई थी। भारतीय पशु, पेड़ तथा पौधों, खनिजों का वर्णन मिलता है। फाइयान, फाइयान में क्या है? प्रथम चीनी यात्री चंद्रगुप्त विक्रमोदेव चरित्र के शासनकाल में भारत आया था। इसने अपने तत्कालीन भारतीय सामाजिक तथा स्थितियों का वर्णन मिलता है। हेनसोंग, हेनसोंग क्या है? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। देखो ये हेनसोंग है, ये हर्षवर्धन, सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। इसने इतिहास का लेखक वृत्तांत सीयू की
अब ये CUP वाला क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट, आइयन इम्पोर्टेंट, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कुछ भी चीज़ छोड़ने लायक नहीं, मतलब ऐसी चीज़ ली नहीं कि जिनसे क्वेश्चन ना बने, ऐसी चीज़ ली है कि जिनसे क्वेश्चन 100% बनेगा। और अगर क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से, ये भारतीय क्या प्रांतत्व साहित्य स्वरूप से क्वेश्चन अगर आता है, आएगा क्वेश्चन तो आएगा, आने को तो क्वेश्चन आएगा, इनसे बाहर इस PDF से बाहर एक भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। ठीक, एनसोंग में 629 से 644 तक ये भारत में रहा था, ये 2 बार भारत में आया था, मतलब पहली बार तो आया था, फिर 2 बार गया था, फिर 2 बार थोड़ी देर के लिए भारत में आया था। हैंसोंग इसे सम्राट यात्रियों के राजकुमार के नाम से जाना जाता है, इसे यात्रियों के सम्राट यानी यात्रियों के राजकुमार के नाम से जाना जाता है। यह सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था और इसके द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत CUP जो तत्कालीन भारत के संबंधों की जानकारी मिलती है। नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन तथा अध्यापन का कार्य, तो नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ा भी है, ये पढ़ाने का काम भी किया है। ठीक, पिल्ली ने लिखी थी नेचुरल हिस्ट्री का। ठीक, ये कंटेंट ये मूवी था। ठीक, इस सिंह क्या है, ये चीनी यात्री था जिसने 670 में भारत के आसपास बिहार के प्रदेश में भ्रमण किया था, नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन भी किया। ठीक, ये क्या थे, विदेशी। ठीक, अब रचनाकार देश और उनसे संबंधित रचना, मतलब जैसे मेगनास्तीस था, ये कहाँ से संबंधित था, यूनान से संबंधित है, इसने इंडिका लेक, मतलब ऐसे जो विदेशी थे भारत के अंदर आए थे पुरातत्व साक्ष्यों के करने के लिए, तो उनसे संबंधित रचना तथा उनसे जो रचना तो है, जो रचनाकार और उनसे संबंधित रचना वो किस देश से संबंधित थे, ये ठीक देखते। मेगनास्तीस यूनान से संबंधित था, रचना का नाम इंडिका था। टॉलमी नरेश यूनान से संबंधित था। ज्योग्राफी थी पिलनी, यूनान से संबंधित था। नेचुरल हिस्ट्री का लिखी थी उसने। अज्ञात यूनानी मिस्र था, इसने पेरिलिप्स तथा इंटेलिजेंस लिखी थी। फाइयान था, फाइयान चीन से संबंधित था, उसने ए रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट कंट्रीज लिखी थी। रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट कंट्रीज ये लिखी थी। हैंसोंग था, वो चीन से था, वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, इसने एनसे ऑन बस्ट इन वर्ड लिखी थी। एनसिंग ये चीन से आया था, इसने रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट रियलाइज लिखी थी। आवली ये चीन से आया था, इसने लाइट ऑफ द हैंसोंग लिखा था। अलवरून अलवर से आया था और अलवरून ये अरब से आया था, इसने तहकी पे हिंद लिखी थी। ठीक, अब आ जाते हैं पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में आर्चलिक स्रोत कौन कौन से, खुदाई के दौरान प्राप्त बेबस्तु जन्म इतिहास के संबंधित जानकारी मिलती है, पुरातात्विक स्रोत कहलाते हैं, जिसमें मुद्रा स्मारक तथा मुद्रा स्मारक आदि प्रमुख। जॉन कल्यून को भारतीय पुरातत्व विभाग का पिता कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व विभाग का पिता इसको कहा गया है, भारतीय पुरातत्व विभाग का पिता जॉन कल्यून को कहा गया। इसमें क्या है, मुद्रा तथा सिक्के, मुद्रा अथवा सिक्के। ठीक, मुद्रा या तो सिक्के से प्राचीनतम भारतीय इतिहास में गणराज्यों के अस्तित्व में मुद्रा से प्रमाणित माना जाता है। उन पर अंकित तिथियों का निर्धारण करने की सहायता मिलती है। प्राचीनतम सिक्कों का अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, प्राचीनतम सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है। भारत में प्राचीनतम सिक्का 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से माना जाता है। इसमें हाथ सिक्का यानी पंचमार्क कहा जाता है। इसमें मुख्यतः चांदी की धातु, मुख्य रूप से किसका उपयोग किया जाता है, चांदी की धातु का उपयोग कहा जाता है पंचमार्क को। ठीक, ये क्वेश्चन आया हुआ था कि प्राचीनतम सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है और इसमें आज सिक्कों का पंचमार्क कहा जाता है। ठीक, मुख्य चांदी की धातु का बने होते। भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का हिंदी यवन शासक के द्वारा जारी किया गया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का हिंदू यवन शासकों के द्वारा जारी किया गया। भारत में सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त शासकों में शुद्धमन सोने के सिक्के कुषाण कनिष्क के द्वारा जारी किए गए थे। सातवाहन शासकों में सीसा पेंटिंग के सिक्के जारी किए गए थे। इनके सिक्के, सोने के सिक्के जारी नहीं किए गए। सातवाहन शासकों ने किसके जारी किए गए थे,
सीसा तथा पोर्टेन पोर्टेन के सिक्के जारी किए गए थे, इन्होंने सोने के सिक्के जारी नहीं किए गए थे। ठीक। सर्वाधिक सिक्के, सबसे ज्यादा सिक्के किसमें हुए थे? मौर्य में, मौर्योत्तर काल में हुए थे। सबसे कम सिक्के गुप्तोत्तर काल में। सबसे अधिक सिक्के किन्होंने जारी किए गए थे? सबसे अधिक सिक्के मौर्यों ने जारी किए गए थे, और सबसे कम सिक्के किसने जारी किए गए थे? वो किए थे गुप्त वंश ने। ठीक। अभिलेख क्या है? अभिलेखों के प्रायः में स्तंभों की, शिलाओं की तथा ताम्र पाताओं की, मुद्राओं की, मंदिरों की दीवारों पर कुछ तथा मिले। अभिलेखों का अध्ययन तथा पुरालेखों के अध्ययनों को ईपीग्राफी कहा जाता है। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ईपीग्राफी। अभिलेखों के अध्ययन को ईपीग्राफी कहा गया है। ठीक। अभिलेखों के अध्ययन को ईपीग्राफी कहा गया है। ठीक। भारत का सबसे प्राचीनतम अभिलेख हड़प्पा काल के माना जाता है, जो अब तक नहीं पढ़ा गया। भारत का सबसे प्राचीनतम अभिलेख किसको माना जाता है? हड़प्पा काल के अभिलेख को माना जाता है, जब तक नहीं पढ़ा गया। प्राचीनतम पठनीय अभिलेख सम्राट अशोक का है। इसमें पढ़ने के लिए 1817 में जेम्स प्रिंसेप को सफलता मिली थी। मतलब अशोक के शिलालेख को सबसे पहले पढ़ने की सफलता किससे मिली थी? अशोक के शिलालेख को सबसे पहले पहले पढ़ा था अशोक के शिलालेख, सम्राट अशोक के शिलालेख को सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिंसेप को मिली थी। सर्वाधिक अभिलेख मैसूर में पुरालेख शास्त्रीय कार्यालय में संग्रहित था। सर्वाधिक अभिलेख कहाँ पे है? मैसूर के पुरालेख शास्त्री के कार्यालय में संग्रहित है। ठीक। कुछ प्रमुख अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख, यह सब संबंध में रुद्रामन का प्रथम अभिलेख, जो संस्कृत भाषा का सबसे लंबा एवं प्रथम अभिलेख माना जाता है। एन अभिलेख या एरण अभिलेख, एन अभिलेख को ये एरण एरण अभिलेख, एरण। ठीक। इसमें गुप्त वंश से भानुगुप्त के द्वारा जानकारी जारी किया गया था। इस अभिलेख में हमें सती प्रथा होने की सबसे पहले जानकारी मिलती है। क्वेश्चन आया हुआ है कि सती प्रथा होने की सबसे पहले जानकारी कहाँ मिलती है? एरण अभिलेख में मिलती है। एरोल अभिलेख में क्या मिलता है? यह बादामी के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय का है। इसमें उसके मंत्री रवि कीर्ति के द्वारा तैयार किया गया था। ठीक। हाथीकोटा अभिलेख में क्या है? इसमें कलिंग शासक खारवेल के बारे में जानकारी मिलती है। इसी के अभिलेख में प्रथम ईस्वी बार घटनाओं का वर्णन मिलता है। इलाहाबाद अभिलेख, ये प्रयाग प्रशस्ति का, ये मूल रूप से अभिलेख सम्राट अशोक का है। इस पर हमें हरिसेन के द्वारा समुद्रगुप्त की अभिलेखों को खुदवाया गया था। आगे चलकर यह मुगल सकी एवं गुर्जर अभिलेख, ये दोनों अभिलेखों सम्राट अशोक के। इसमें अशोक को प्रियदर्शनी तथा अशोक का नाम उल्लेख है। अशोक का प्रियदर्शनी नाम किसमें अभिलेख है? ये प्रयाग प्रशस्ति में अभिलेख है। प्रयाग प्रशस्ति के अंदर इस अभिलेख में सम्राट अशोक का है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। इस अभिलेख के अंदर समुद्रगुप्त की उपलब्धियों के द्वारा खुदवाया गया। यह अभिलेख शासवें गुर्जर अभिलेख है। यह अभिलेख दोनों सम्राटों के, सम्राट अशोक के। इसमें अशोक को प्रियदर्शनी, अशोक का नाम उल्लेख है। अशोक का नाम प्रियदर्शनी किसने उल्लेख है? तो ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर। अशोक का नाम प्रियदर्शनी किसके अंदर उल्लेख है? क्वेश्चन एग्जाम आया गया। भानु तथा रुद्रमयी अभिलेख, ये दोनों अभिलेख भी अशोक के। भानु तथा रुद्रमयी अभिलेख दोनों अशोक के, जिसमें अशोक के बौद्ध धर्म में परिवर्तन की आस्था का पता चलता है। जहांगीर ने इस पर संदेश करवाया था। ठीक। रूपनाथ अभिलेख, रूपनाथ अभिलेख, इस अभिलेख में अशोक के शैव धर्म मतलब सबसे संबंधित धर्म, सबसे संबंधित धर्म की आस्था के बारे में जानकारी पता चलता है। पोस्टलॉन्बियर नक्शा एवं रुस्तम ने इस अभिलेख को भारत तथा ईरान के संबंधों का वर्णन किया जाता है। बेगोज को मतलब एशिया माइनर, इसमें 1400 ईस्वी पूर्व के इस अभिलेख में इंद्र के वरुण मित्र में नामसम नामक जानकारी का उल्लेख मिलता है। ठीक। अब कुछ अभिलेख है और उनसे संबंधित शासक, किस अभिलेख, कौन सा अभिलेख किस शासक के संबंध में था, ये देखते हैं। महास्थान अभिलेख, ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में था। गिरनार अभिलेख, ये रुद्रमन शासक के अभिलेख में था। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के में था। उदयगिरी अभिलेख, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। बीहत्तरी शिलालेख स्कंदगुप्त के में। एरण अभिलेख, भानुगुप्त ग्वालियर प्रशस्ति, राजा भोज। हाथीकोटा अभिलेख खारवेल के में मिला था। नासिक गौतम श्री के वल्लभी में। देवपाड़ा विजयसेन के में। एलोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय में। ठीक। स्मारक क्या है? स्मारक तक्षशिला मतलब यहाँ से प्राप्त अवशेषों को कुषाण वंश के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। स्मारक से किसकी जानकारी मिलती है? स्मारक से कुषाण वंश की जानकारी मिलती है। कुषाण वंश की जानकारी कहाँ से मिलती है? स्मारक से मिलती है। ठीक।
इसमें अंकोर वाट, कंबोडिया का मंदिर, बंदरदेव जावा मंदिर, यहाँ से उनके प्रतिमाओं से पता चलता है इन संदेशों को व्यापारिक तथा इनके संबंध में कहा है। अब शॉर्ट क्विक रिवीजन मतलब अब हम देखो क्विक रिवीजन करते हैं उनका। शॉर्ट में सब चीज का धार्मिक साहित्य स्रोत कौन कौन से। ठीक, धार्मिक साहित्य स्रोत एक तो ये धार्मिक साहित्य स्रोत मतलब साहित्यिक स्रोत। पहले तो साहित्यिक स्रोत देखते हैं ना। साहित्य स्रोतों को दो भागों में बांटा जाता है। ठीक, एक तो धार्मिक साहित्य स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, और ये है ना। ठीक, पुरातत्व स्रोतों दो भागों में बांटा जाता है। धार्मिक साहित्य स्रोत, धार्मिक साहित्य स्रोतों में कौन सा, ब्राह्मण साहित्य, इसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद तथा उपनिषद, महाभारत काल में पुराण बताया गया था। बौद्ध साहित्य में कौन कौन से बताए थे, सुत्तपिटक, विनय कबीर पिटक, महावंश, दीपवंश, ललित सागर, बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र के रचनाकार अश्वघोष, महाविष्णु के रचनाकार वसुमित्र एवं जातक आदि मंत्र। ठीक, जैन ग्रंथ में क्या बताया, कल्प सूत्र बताया गया, भगवती सूत्र बताया गया, आश्रम सूत्र बताया गया। ठीक, अर्ध ऐतिहासिक शास्त्र कौन कौन से, अर्ध ऐतिहासिक और साहित्यिक स्रोत। मुद्रा राक्षस किसके, अभिज्ञान शाकुंतलम के, अर्थशास्त्र एवं आदि ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में जानकारी मिलती है। हर्षचरित्र, पृथ्वीराज रासो, राजतरंगिणी की रचना 12वीं सदी में कल्लर के द्वारा की गई थी। यह पहली बार ऐतिहासिक स्रोत की झलक इसी ग्रंथ में मिलती है एवं इसकी संस्कृत भाषा। मतलब इसमें क्या मिलता है, पहली बार राजतरंगिणी की रचना कब की गई थी, तो 12वीं सदी में की गई थी, और इसमें कल्लड़ के द्वारा ऐतिहासिक जानकारी की ग्रंथ की जानकारी मिलती है। ठीक, पुरातात्विक स्रोत आ जाते हैं। पुरातात्विक स्रोत में जो स्तंभों के मूर्तियां, मुद्रा, शिलाओं तथा आदि से उत्कीर्ण थी, यह अभिलेख कहलाते हैं। ठीक, सर्वाधिक कागज, सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभिलेख अशोक के जो पहली बार जेम्स पेज में पढ़े थे, कलिंगराज कार्वेल को हाथीवता अभिलेख में समुद्रगुप्त क्रिया प्रशस्ति मिलता है। रुद्रामन का जूनागढ़ अभिलेख, ये अभिलेख संस्कृत भाषा में जारी किया गया प्रथम अभिलेख माना जाता है। संस्कृत भाषा में जारी किया गया प्रथम अभिलेख कौन सा, रुद्रामन अभिलेख है। इस अभिलेखों के बारे में अतिरिक्त स्मारक भवन, मूर्ति, चित्रकला के अवशेष मिलते हैं, जिसे ब्रह्मांड में कहा गया। ठीक, विदेशी विवरण, विदेशी आए थे उनके बारे में क्या क्या गए थे, हेरोडोट्स की रचनाकार हिस्टोरिका, भारत के इतिहास में उत्तर पश्चिम की जानकारी देता है। टॉलमी ने क्या किया था, टॉलमी ने ज्योग्राफी लिखी थी। हैंसॉन्ग के समय पर 629 ईस्वी में भारत आया था, उसने सीयूकी की रचना की थी। ठीक, अलवरुण ने किसके तय की रचना की थी। ठीक, अब क्यूब रिवीजन सर्वप्रथम जेम्स पेज ने अशोक के शिलालेखों को पढ़ने के लिए सफलता मिलती। भारत में सर्वाधिक प्राचीनतम अभिलेख एशिया के बेगोचकोई नामक स्थान से लगभग 2800 ईसा पूर्व मिलते हैं। ठीक, इंद्र, मित्र, वरुण, नाथ आदि के देवताओं के नाम मिलते हैं। इतिहास सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा राक्षस ने न्यूमिस्मेटिक कहा गया। ठीक, सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक या मुद्रा शास्त्र कहा गया। सर्वप्रथम हिंद कहाँ से आए थे, यूनानियों ने ही स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। सर्वप्रथम हिंदी यूनानियों ने स्वर्ण सिक्के जारी किए गए थे। स्वर्ण सिक्के सबसे पहले किसने जारी किए गए थे, ये जारी किए गए थे हिंदी यूनानियों ने। सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं, कुषाणों में सर्वप्रथम सबसे अधिक मुद्राओं का प्रचलन किया गया था। चार वर्ण, चार वेद कौन कौन से, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को उसमें के रूप में संहिता जारी की गई थी। ठीक, ऋग्वेद में मुख्यतः देवताओं की स्तुति, यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों की विधि तथा इसके संकलन में किया था, सामवेद में गाए जाने वाला संगीत से संबंधित है। इस संग्रह में अथर्ववेद में धर्म, औषधि, अथर्व निरंतर, तंत्र, मंत्र, जादू टोना आदि जैसी जानकारी मिलती है। अथर्ववेद में अर्थ, अथर्ववेद मतलब अर्थ से संबंधित, सामवेद संगीत से संबंधित। ठीक, ऋग्वेद ऋषि से संबंधित। ठीक, ऋग्वेद ऋषि से संबंधित। ठीक, यजुर्वेद यज्ञ से संबंधित। ठीक, उपनिषद में अध्यात्म दर्शन के लिए गूढ़ रहस्यों का विवेचन किया जाता है। वेदों का अंतिम भाग होने के कारण इसे वेदांत कहा गया। उपनिषद में क्या, उपनिषद का मतलब गुरु के पास में जाकर बैठना का शिक्षा ग्रहण करना तथा आध्यात्म दर्शन होने के कारण गूढ़ रहस्यों का विवेचन हुआ। इसमें वेदों का अंतिम चयन होने के कारण इसे वेदों कहा गया। सर्वप्रथम प्राचीनतम बुद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे, सबसे पहले प्राचीनतम बुद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे, जिसमें सुत्तपिटक, विनय, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। इनकी रचना प्राकृतिक भाषा में हुई। ठीक,
हेरोडोट्स, हेरोडोट्स को इतिहास का पिता कहा गया है, ये पिता है, ठीक, पिता कहा गया है, जिसकी प्रसिद्ध पुस्तक है हिस्टोरी का, ठीक। अज्ञात लेखक पेरिपल्स ऑफ द एड्रिस्टी ने भारतीय बंदरगाह तथा वाणिज्य गतिविधियों के बारे में विवरण मिलता है। फाहियान एक प्रसिद्ध रचनाकार, फायो की या सीयू की है, सीयू की ए रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट कंट्रीज के बारे में मिलता है। हेनसोंग ने वृत्तांत सीयू की रचना की, सीयू की तो हेनसोंग ने किया, तो फायदे की है। पी क्यू की, सॉरी, पी क्यू की रचना की थी, पी क्यू की अलगुरुन की रचना तय केंद्र है। हिंद के बारे में गुणोत्तर समाज के विविधतापूर्ण विवरण मिलता है, ठीक। अब यहाँ तक पूरी देख लिया आपने क्यूब रिवीजन समेत सब कुछ। अब देते क्यूब रिवीजन क्वेश्चन के फॉर्मेट है, 40 के समथिंग क्वेश्चन है टोटल। तो इनको देखते, ऐतिहासिक दृष्टि के आधार पर भारतीय ग्रंथ कौन सा, तो वह कल्याण का राजतरंगिणी। भारतीय समाज के मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा जाता है, 4 भागों में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। स्रोत को धार्मिक साहित्य के स्वतंत्र कितने उपवर्गों में विभाजित किया गया है, वह हिंदू साहित्य के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है, बुद्ध साहित्य, जैन साहित्य तथा समृद्ध साहित्य, ठीक। सब 4 वेदों में सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, ऋग्वेद। पुराणों की संख्या कितनी बताई गई, 18 पुराण बताए गए। ऋग्वेद के पश्चात किन ग्रंथों की रचना हुई थी, ऋग्वेद के पश्चात हुई थी सोमवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्य तथा उपनिषद की रचना, ठीक है। 7वां क्वेश्चन है कि पुराणों में से निम्न में से कौन सी भारतीय राजवंशों के संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, तो वह मिलती है पुराणों से संबंधित कौन से भारतीय राजवंशों के बारे में जानकारी, शिशु, नंद, मौर्य, कण्व, सातवाहन एवं गुप्तकालीन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। पुराणों में से निम्न विदेशियों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, सबक, यवन, हुण तथा आदि के बारे में मिलती है। बौद्ध के प्राचीनतम धार्मिक एवं ग्रंथ पिटक को कौन से कहा जाता है, सुपटिक, नैपटिक, दिगंपटिक। पिटकों की रचना कहाँ से, किस भाषा में हुई थी, पिटकों की रचना हुई थी श्रीलंका से हुई थी, पाली भाषा में हुई थी। दक्षिणी बौद्ध महात्म के निम्न में से कौन से माने जाते हैं, महावंश एवं दीपवंश माने जाते हैं। बुद्ध चरित्र की रचनाकार किसके द्वारा की गई थी, इसकी रचना इसके द्वारा कनिष्क के शासनकाल में अश्वघोष के द्वारा बुद्ध के प्रसिद्ध ग्रंथ जातकों की संख्या बताई गई है, ठीक है। जैन जैन धर्म के ग्रंथों में कौन कौन से, इसमें जैन धर्म के ग्रंथ कौन कौन से, तो ये कल्प सूत्र, भगवती सूत्र, आचरंग सूत्र आदि बताए गए, ठीक। जैन ग्रंथों में ऐतिहासिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा गया है, हेमचंद्र रचित पारदर्शिक पर्व, ठीक। ऐतिहासिक महत्व की प्रथम ग्रंथ की रचना कौन सी है, तो वह हर्षचरित रचना। प्राचीनतम भारत के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला ग्रंथ कौन सा, चंद्रवरदाई का पृथ्वीराज रासो। प्राचीन भारत के संबंध में जानकारी देने वाला ग्रंथ कौन सा, चंद्रवरदाई का पृथ्वीराज रासो। ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण राजतरंगिणी की पुस्तक किसने की थी, 12वीं शताब्दी पूर्व कश्मीर के प्रसिद्ध विद्वान कल्लर ने की थी, ठीक। सौराष्ट्र क्षेत्र में गुजरात में रचित महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में कौन सी जानकारी मिलती है, रसमाला, कीर्ति कौमुदी, प्रबंध चिंतामणि, मेरुतुंग, प्रबंध कोश, राजशेखर आदि, ठीक। संस्कृत के प्रथम नाटक भास की रचनाओं में स्वपन पास तथा प्रतिज्ञा योग धारायण में किसकी जानकारी प्राप्त होती है, वत्सराज के अध्ययन एवं उसके समकालीन स्थिति की जानकारी होती है। मौर्य कालीन की प्रारंभिक अवस्था में कौन सी जानकारी प्रदान करती है, तो विशाख दत्त के द्वारा रचित है, ठीक। कालिदास ने विज्ञान शाकुंतलम में किसकी रचना के बारे में जानकारी दी है, कालिदास ने किसमें क्वेश्चन किया, कालिदास ने विज्ञान शाकुंतलम में किसकी जानकारी दी है, देखिए गुप्तकालीन परिस्थितियों की। 22वां क्वेश्चन देते हैं, मौर्य के उत्तराधिकारी संघों के बारे में कौन से नाटक की जानकारी मिलती है, कालिदास के द्वारा रचित काम, ठीक। मौर्य 23वां क्वेश्चन क्या, मौर्य की प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में कौन सा महत्वपूर्ण जानकारी देता है, वह देता कौटिल्य चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र। 24वां क्वेश्चन क्या है, अभिलेखों की दृष्टि से किस शासन काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिलता है, मौर्य सम्राट अशोक के शासन काल में।
25वां क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के निर्माण में किन अभिलेखों के बारे में सहायता जानकारी मिलती है? तो अशोक के अभिलेख में कालिंग राज खारवेल हाथीवता अभिलेख, समुद्रगुप्त के प्रिया प्रशस्ति अभिलेख, चंद्रगुप्त तृतीय महरौली स्तंभ अभिलेख के बारे में जानकारी मिलती है। सातवाहन, जो 26वां क्वेश्चन है, सातवाहन शासकों में कुषाणों के संबंध में मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता? सिक्कों पर निर्भर है। ठीक है। गुप्त काल के अधिकांश सिक्के विष्णु एवं किस चित्र विष्णु एवं गरुड़ के चित्र में अंकित होने से क्या प्रतीत होता है कि गुप्त शासक विष्णु के उपासक थे? गुप्तकालीन जो अधिकांश सिक्के थे उन सिक्कों के ऊपर विष्णु एवं गरुड़ के चित्र थे, तो उनका अंकित होने से क्या मिलता है? ये गुप्त शासक विष्णु के उपासक थे। और 28वां क्वेश्चन किया गया, विदेशों में कौन कौन से स्मारक प्राचीनतम इतिहास को समझने में सहायक हुए हैं? ठीक, तो जावा में स्थित बांधवगढ़ मंदिर में प्रबंधन मंदिर में कंबोडिया के अंकोर मंदिर, बर्मियो में मुकरमन में मिली विष्णु की प्रतिवस्था तथा शिव पार्वती तथा गणेश की मूर्तियां मिली। प्राचीनतम भारतीय इतिहास को व्यवस्थित रूप से प्रदान करने के लिए किन किन विदेशी विवरणों का योगदान महत्वपूर्ण था? यूनानी वितरण, चीनी वितरण, तिब्बती। मतलब प्राचीनतम इतिहास को व्यवस्थित रूप से प्रदान करने के लिए कौन कौन से विदेशी विवरण भारत आए थे? तो ये आए थे यूनानी आए थे, चीनी आए थे, तिब्बत आए थे। कौन से यूनानी विवरण भारतीय इतिहास के संदर्भ में विशेष तौर पर महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण तो हेरोडोटस, नरियक्स, मेनेस्टीज, डायनमेक्स, कर्टियस, एरियन, प्लूटोर्क, स्ट्राबो तथा आदि का प्रमुख वर्णन मिलता है। ठीक। 31वां क्वेश्चन है, मेगनेस्टीज के किस रचना से चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है? तो मिलती है इंडिका के बारे में। 32वां क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाहियान किस शासक के समय पर भारत आया था? चंद्रगुप्त तृतीय के समय से आया था। मुख्य तिब्बत का आकार कौन सा? संयुक्त तिब्बत का आकार। ठीक है, ये स्लाइड पूरी हो चुकी है। थैंक यू पूरी वीडियो देखने के लिए। तो आपको बता दूं मैं, आपने अगर ये पूरे देख ली, इसमें क्या क्या हुआ था? सिक्के आए थे, क्या क्या आए थे इसमें? इसमें सिक्के आए थे, अभिलेख आए थे, स्मारक भवन आई थी, मूर्ति आई थी, चित्रकला आई थी, अवशेष आए थे। ठीक। और इसमें हमने क्या क्या देखा था? हमने हमारे इसमें ये सारे पॉइंट कवर किए थे। सारे पॉइंट कवर किए थे। इसमें भारतीय साहित्य किया था, सारे पॉइंट कवर किए थे इसके अंदर। और आपने अगर ये पूरी वीडियो देखी है तो मैं ये श्योरिटी में खुद 100% इस चीज़ की गारंटी देता हूँ। 99% क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से सॉल्व हो जाएंगे। एक भी क्वेश्चन इसमें गलत नहीं होगा आपका। और रिवाइज साथ में नोट्स बना लिए, रिवाइज कर लिए, 2 बार भी रिवाइज कर लिए वीडियो। आपका पूरा कंटेंट पूरा ऐसा सिस्टमेटिक तरीके से किया है कि पूरा आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। और इसके बाद में कैसी भी टेस्ट सीरीज कहीं से भी क्वेश्चन हो इस चैप्टर के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, सब कुछ मैंने इसमें कवर कर दिया है। तो सब कुछ है, जो 34 के समथिंग क्वेश्चन आए थे उनमें सब कुछ कवर है एक चैप्टर से। ठीक। एक चैप्टर भी कहते चैप्टर का एक भाग था। और ये कंटेंट आपको कोई भी डिलीवर नहीं करेगा, जो टीचर होगा पढ़ाता होगा, कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं करेगा फ्री में अवेलेबल कि यूट्यूब पे कोई कंटेंट है, मतलब होने को चाहिए लेकिन फ्री में। और आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और वीडियो को लाइक करो, मेरे मनोबल को बढ़ाओ, ताकि मैं भी और आप बताओगे तो मैं और वीडियो लेके आ जाऊँगा। देखो ऐसे इस वीडियो पर ज़्यादा रेस्पॉन्स मिलेगा तो मैं और वीडियो लेके आऊँगा। तो शायद एक वीडियो लाने के लिए मेरे को 2 से 3 दिन लग जाते हैं, एक वीडियो लाने के लिए। तो मैं एक ही वीडियो लाता हूँ 2 से 3 दिन में। लेकिन एक ही वीडियो ऐसा लाता हूँ कि लोगों की 10 वीडियो जो बनाते हैं वो 10 वीडियो बना दो, मैं एक वीडियो बना दूंगा। जो 10 वीडियो में जो कंटेंट दोगे मैं वो कंटेंट एक ही वीडियो के अंदर दे दूंगा, जिससे आपको कई बार बार की मैं जाने की जरूरत ना पड़े कि भाई ये क्वेश्चन रहेगा, ये क्वेश्चन रहेगा। नहीं, मैं 10 वीडियो का कंटेंट एक ही वीडियो के अंदर दे दूंगा। मेरे को वीडियो लाने के लिए 2 से 3 दिन लग जाते हैं, ये मैं मानता हूँ।
और शायद मैं अक्टूबर के बाद में फ्री हो जाऊंगा, तो मैं खुद भी डेली सही लाया लाया करूँगा, आधी आधी घंटे की वीडियो लिया करूँगा, 1 घंटे। कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ में। आप इस चैनल को ज़्यादा, हम क्या करेंगे इसमें, जीके तो वही करेंगे करेंगे। अगर मेरा मनोबल रहा सही, आपने साथ दिया, तो मैं आपको करंट अफेयर्स भी ऐसे ही करा दूंगा जैसे मैं अब जीके करा रहा हूँ। मतलब कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरे सारे क्वेश्चन एक साथ खत्म के। तो निश्चित हो जाओ। अब तक कहाँ से बड़ा करना पड़ा ये चीज़ भूल के, अब देखो इस पर ट्रस्ट, एक बार ट्रस्ट करके देखो। मतलब मैंने पहली वीडियो में अंदर कंटेंट ला दिया, तो अब देखो आगे क्या क्या करूँगा। थैंक यू पूरी वीडियो देखने के लिए। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, भाई वीडियो को शेयर करो, लाइक करो। और हमारे छोटे चैनल को, आपका छोटे चैनल को सब्सक्राइब। आपका ये, मेरा तो कुछ भी नहीं है। एस के क्लासेस आपका ही चैनल है। ठीक।